विशेष निवेदन के लिए आपके पास आया हूं। जहां तक मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है, मुझे याद आ रहा है मैं टोहाना में ही एक कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले आया था, और मुझे जहां तक याद है शायद यही हॉल था। इसी हॉल में खजाना जैसे आज आपकी उपस्थिति है, इतनी उपस्थित उस दिन 2015 में मैंने देखी। तो जो उत्साह उस दिन था, वही उत्साह आज आप में देख रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा का उत्साह देख रहा हूं। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ के प्रत्याशी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, बहुत हमारे जुझारू नेता भाई देवेंद्र बबली जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष श्री बलदेव ग्रोहा जी बहुत बदलाव काम करने में लगे हैं। हमारे बलदेव ग्रोहा जी यहाँ उपस्थित। इस जिले के प्रभारी सिरसा से लगातार आकर के और यहाँ काम को देख रहे हैं भाई सुरेंद्र आर्य जी। इसी प्रकार इस विधानसभा के प्रभारी हैं, फतेहाबाद से यहाँ आकर के लगातार सारे सत्र को देखते हैं, ऐसे भाई प्रवीण जोड़ा जी। बहुत प्रदेशों से अपने बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता विधानसभा के चुनाव में जगह जगह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे श्री बिहारीलाल जी बिश्नोई जो इस विधानसभा के प्रवक्ता, नगर परिषद के टोहाना के हमारे चेयरमैन भाई नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी आपके बीच में है, बहुत ही पुराने अपने कार्यकर्ता हैं, पूरी जगह जमा के रखी है इन्होंने टोहाना में। तो मित्रों, इनका हाथ छोड़ना नहीं, इनको भी पकड़ के रखना, आगे नगर पालिका में नगर परिषद के काम होंगे। हमारे दो ऐसे साथी जिन्होंने लगभग जब भी मैं आता हूं कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके यहाँ करवाते हैं, उसमें एक है हमारे रविंद्र मेहता जी, काफी खड़े हैं। कितनी ही कठिनाइयां आई तो भी हर कठिनाई में से रास्ता निकालने वाले भाई रविंद्र मेहता जी और संजय रेवड़ी जी। संजय रेवड़ी जी यहाँ खड़े हैं, पुराने साथी अपने लगातार काम में लगे हैं। भाई रमेश गोयल जी, रमेश गोयल जी ऊपर उठाए करते हैं, ये भी बहुत पुराने साथी। भाई नरेंद्र गर्ग जी, प्रवीण गिल जी, अवतार सिंह जी, अच्छा नीचे बैठते हैं, ये रहे। देखो, नींव में पत्थर, नींव की पत्थर की तरह काम करने वाला कार्यकर्ता ऐसा हो, अपेक्षा तो की थी इसे मंच पर रहेंगे, लेकिन नीचे जनता में जाके बैठ गए। ऐसा चाहिए कार्यकर्ता का स्वभाव। मैं ढूंढ रहा हूं मंच पर बैठे हैं सामने भाई विनोद कीचड़ जी आए हैं। अच्छा चले गए, आए हैं, लेकिन कोई तो चुनाव के दिनों में तो कब किसका काम कहां निकल आया, जल्दी वो भी अपने ड्यूटी लेकर चले गए हैं। और मैं विशेष स्वागत करता हूं जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, मैंने ही उनको पटका बनाया, भाई सुरेंद्र बिंदल जी खड़े हैं। डॉक्टर के हमारे कभी कभी बहुत पहले मिलते थे, बीच में थोड़ा गायब हुए, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके और अपने साथ आ गए। भाई बोलो, विषय का शीर्षक तो आपको पता है, और वो है चुनाव। चुनाव में बहुत ज्यादा बातें करनी होती हैं, लेकिन अब चौथे दिन बहुत कम रह गए। आज 1 तारीख में खड़े हैं, कल 2 तारीख हो जाएगी, फिर 3 तक प्रचार है, 4 को व्यवस्था है, 5 को पोल है। कुल मिलाकर के इस समय से कुल मिलाकर 90 घंटे बाकी है, 96 भी बचे नहीं। इसलिए इस 90 घंटे में हमको 1-1 मिनट का अपना उपयोग ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगाना है। और लक्ष्य क्या है? 2 लक्ष्य को मिलाकर के एक लक्ष्य बन रहा था।
वो में से एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार बनने वाली सरकार का एक नया रिकॉर्ड बनाना। क्योंकि तो नया रिकॉर्ड में इसलिए कह रहा हूं, हरियाणा का जब से इतिहास बना है 58 साल का, अभी तक लगातार कोई भी 3 बार सरकार बना नहीं सका है। या तो कांग्रेस ने 2 बार बनाई थी, या फिर उसके बाद हमने उस रिकॉर्ड की बराबरी अभी तक की है। ये पहला अगर रिकॉर्ड बनेगा, तीसरी बार सरकार बनेगी, तो हरियाणा के इतिहास का भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बन जाएगा। और रिकॉर्ड भी ऐसा है कि 2 बार जो बनी 2014 में जिसकी शुरुआत हुई, उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, या तो ये आवे नहीं, आवे तो जावे। हरियाणा की जनता हमको 2014 से पहले नहीं लाई, 100 कारण होंगे, उस कारण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 2014 में आ गए हैं। तो मैं कल की रिपोर्ट बता रहा हूं, सर्वदूर सब सर्वे बाकी सब, अब सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जावे नहीं, तीसरी बार आवे। और क्यों है उसके पीछे के मैं 2-3 आपको तर्क दे देता हूं। मैंने नहीं बनाया है, आप बताएंगे कि हाँ ये अपने आप चीजें उठते आ रही है। पहली बात कि कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, इसलिए कि 1.5-2 महीने पहले इनको विश्वास नहीं था कि हम जीत पाएंगे। और इन्होंने, जैसे 2 पहलवान हो ना, बीच में एक थोड़ा दाएं बाएं देखने लग जाए कि थोड़ा कोई मेरी मदद कर देगा, अगर मैं हारता दिखूंगा तो कोई आके मुझे थोड़ा मदद कर देगा। इसका मतलब जो मदद मांगता है उसके मन में क्या आ गया, क्या आ गया, कमजोरी आ गई। कांग्रेस के मन में कमजोरी उसी समय आ गई थी, 2 महीने पहले इन्होंने दूसरी पार्टियों के हाथ बढ़ाया, और हमसे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, खूब शोर मचाया। लेकिन क्या कोई पार्टी आई? कोई पार्टी आई? किसी ने इनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया भी नहीं। तो पार्टी ने अंदर सोचा कि डूबेंगे तो अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे? और इन्होंने अपने मन में क्या ध्यान रखा था कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। अगली बात, हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया, उससे पहले ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे श्री नायब सिंह सैनी। हमें विश्वास है, इसलिए मैं नाम घोषित कर दिया, लेकिन ये आज तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके। कर सके क्या? बापू बेटा की पार्टी कही जाती है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब तो बापू जाता मैं बनूं, बेटा जाता मैं बनूं। आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, ये अंदर की बात है, लड़ाई शुरू हो गई है। और इनकी पार्टी में एक नेत्री जो संयोग से अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, उनकी भी इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदारी करूं। कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है, किसी को मना नहीं है। लेकिन उन्होंने दावेदारी क्या कर दी, उनको अपमानित करने से भी लोग पीछे नहीं हटे। उनको जातिवाचक शब्द बोल उनको अपमान किया, और केवल उनका अपमान नहीं है, उनकी पूरी जाति का अपमान है, मतलब पूरी जाति। और विषय यानी कभी भी अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपमान क्या पहली बात नहीं है, इससे पहले भी इनके एक अध्यक्ष अनुसूचित जाति के थे, उसकी उन्होंने पिटाई की, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रामनगर लोहिया अस्पताल में जब बेड रिडन थे, तो मैं उनको पूछने के लिए गया था। उनका अपमान उनको भी बुरा लगा, और उनको आखिर में अपनी सुरक्षा, अपना जो सबूत मिलना चाहिए, उनको अंग मिलना चाहिए, वो और कहीं नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी में मिला। कौन है वो व्यक्ति? सबको मालूम है।
और मैंने तो भाई इस बहन को भी घेर दिया था। बहन अंदर खुश तो हुई, लेकिन लोगों जारी ऐसी है बेटी नहीं मैं तो कांग्रेस में रहूंगी। हमने कहा शुभकामना, कांग्रेस में रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कदर वहां नहीं होगी। समझ तो वो भी चुकी है, लेकिन उनके अलावा का जो समाज है वो भी समझ चुका है, और वो समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को अब सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आपको विश्वास दिलाना। मित्र, यह है दूसरा तर्क। तीसरा तर्क देता हूं कि उन्होंने हमारे 10 साल और उनके अपने 10 साल इसका कंपैरिजन नहीं किया। अंतर लोगों की पार्टी जैसे होती है ना, ऐसे है वो। मैं संयोग से जो हमारा संकल्प पत्र बना वो तो हमने खुद देखा ही, जब बना तो सारी चर्चा सामने थी, लेकिन वो उल्टा संकल्प पत्र बन के आया और मैंने उसको देखा तो 116 बातें ऐसी हैं जो हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है, उन्होंने उसको फिर से नहीं किया। इससे बड़ी अनपढ़ता होगी क्या? नहीं होगी। हमने अपनी बातें आंकड़ों सही नहीं है। जब आएंगे, तीसरी बार आएंगे, ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और काम किए, लेकिन और भी करने जो शेष है उसका संकल्प लेना होता है। आंकड़ों सहित जब ये आंकड़ा यहां है तो ये करेंगे, यहां तो ये करेंगे, और 100 से ऊपर बिंदु पर हमने आंकड़ों सहित बात कही है। और उन्होंने सिवाय 2 या 3 जगह तो लिखा है आंकड़े, बाकी सब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक करेंगे, दिशा करेंगे, समीक्षा करेंगे, ये भरा हुआ है। अगर कहीं 2 स्पष्ट आंकड़े हैं तो जो हमने कहे कि अब आएंगे तो 2 लाख पक्की नौकरियां पारदर्शी तरीके से हम देंगे, यही बात उन्होंने लिखी है। अच्छा है, लिखी है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम हर बहन नहीं, साथ में लिखते हैं जरूरतमंद बहन को 2000 रुपया मासिक देंगे। हमारे संकल्प पत्र में है कि हम 2100 रुपया हर बहन को मासिक देंगे, 2100 रुपया देंगे। बहुत आंकड़े। अब एक तरफ देखा जाए तो रोजगार के नाते हमने कहा कि सरकारी नौकरी तो जितनी खाली मिलेगी, लेकिन प्राइवेट उद्योग में 10 स्थानों पर हम मॉडर्न IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन ये हम स्थापित करेंगे। हर एक में 50,000 नौकरियों का स्कोप होगा। 5 लाख नौकरियां ये हमारी प्राइवेट क्षेत्र में भी हम उत्पन्न कराएंगे। दम नहीं है। हमने केंद्र सरकार की योजना, मोदी जी की योजना जो उन्होंने ओपन कर रखी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनों की आमदन बढ़ाई जाए। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं। वो इसके लिए कुछ नहीं बोले। हमने कहा हम 5 लाख बहनों को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी इसका प्रशिक्षण करा के उनकी आमदन को बढ़ाएंगे। 5 लाख महिलाओं की आमदन बढ़ेगी। अपने यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना गाँव में, है ना? अब उनको छोटा मोटा काम करती है, लेकिन उनकी आय साल की 1 लाख रुपया कैसे बने ताकि अपने परिवार के लोगों को वो सुविधाजनक तरीके से उनका पालन पोषण से कर सके। उनके ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, क्योंकि बहुत पिछले समय में आती रही है कि बैठने की जगह महिलाओं के लिए होती नहीं है, या तो उनको स्कूल में जगह दिलाओ, या कॉलेज में दिलाओ, या कहीं जुबान में दिलाओ। और दुर्भाग्य ये है कुछ गांव में, इस इलाके का मुझे पता नहीं, मैं कलोल में एक जगह गया, महिलाओं को चौपाल में नहीं चढ़ने देते। एक गांव के अंदर जन समाज का कार्यक्रम था, मैंने गांव के लोगों को बुलाया। चौपाल थोड़ा ऊंची थी, जाते ही देखा तो महिलाएं नीचे फर्श है उसके ऊपर दर बिछा के बैठे हैं, तो ऊपर चढ़ा तो सारे पुरुष बैठे हैं, 4-5 कुर्सियां लगाकर सब बैठे। मैंने कहा ये खाली जगह पड़ी है, तो महिलाओं को ऊपर बुला लो। तो वहां का एक सम्मानित व्यक्ति कहता है कि देखो जी हमारे गांव में रिवाज है महिलाओं को चौपाल में बुला। मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मैंने संकल्प लिया था उस समय कि अगला हमारा जो भी संकल्प पत्र आएगा
हम हर गांव में महिलाओं की अलग से चौपाल बनवाएंगे, ये संकल्प हमने लिया। इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकते। एक विषय बार बार कहते थे क्या हम आएंगे, ये जो पोर्टल बनाए हैं इससे जनता दुखी हो गई है, हम आएंगे सब पोर्टल खत्म कर देंगे। मैंने चैलेंज किया था, भूटा जी ये बात चुनाव के समय तक, आखिरी समय तक बोलते रहना। जो लाभ जनता को आज पोर्टल से मिल रहे हैं वो लाभ आपने बंद किए तो आप पोर्टल खत्म करने की बात कर रहे हैं, जनता आपको खत्म कर देगी, हमारा विश्वास। आखिर ये पोर्टल ही है जिसके माध्यम से बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिलती है, ये पोर्टल ही है जिसके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र 1 मिनट में निकाल कर ले आते हैं, आय प्रमाण पत्र 1 मिनट में निकाल कर ले आते हैं, राशन कार्ड मिनटों में बन जाता है। इस पोर्टल के कारण से ही जो 2014 के अंदर जब हमने सत्ता संभाली थी तो कुल राशन कार्ड 27 लाख थे। आज वही राशन भर करके हरियाणा प्रदेश में 52 लाख हो गए, मित्रों 52 लाख। आयुष्मान भारत की जो बात करते हैं, हर परिवार में 5 लाख पहले मिलता था, अब संकल्प में 10 लाख कर दिया है। मोदी जी ने कहा कि देखिए 10 लाख तो आप देंगे ठीक है, लेकिन हर बुजुर्ग 70 साल से बड़ी आयु होगा उसको अलग से 5-5 लाख रुपया इसकी घोषणा करते हैं, ताकि अगर 2 बुजुर्ग हो जाए और परिवार अलग से 10 लाख, परिवार का 2 बुजुर्गों का अलग से 10 लाख, 20 लाख रुपए का उसका जो बीमा है, उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 20 लाख का बीमा हो जाए। तो मतलब इन पोर्टल के माध्यम से किसान मेरी फसल मेरा बराबर जाकर रजिस्टर करता है और उसको अपना नंबर डालता, बट उसका गेट पास करता, गेट पास करके और उसकी फसल बिक जाती है, पैसा उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, 72 घंटे के तो उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। इन्होंने कभी सोचा कि किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाएंगे? कांग्रेस 10 सेकंड नहीं सोच सकती। या कितने ऐसे किसान बैठे हैं जिनको पता है कि हमारे खाते में फसल का पैसा सीधा आ जाता है? ऐसे कौन? इतने सारे किसान साक्षी मैं पहले दर्शन नहीं होते थे पैसे के किसानों को, किसान अपना ही पैसा, कोई आरती भाई बैठा हो तो नाराज ना होना, बैठे ना कुछ बैठे मेरा मानना यह कि फसल अनाज किसान का बिक्री होती है तो किसान की होती है, पैसा तो उसका मालिक किसान है। एक बार हम किसान के खाते में पहुंचाते हैं, किसान की मर्जी चाहे सारा दे दे, किसी को भी दे दे, वो आड़ती को देते, दूसरे दुकानदार को देते, वो भाई को देते, वो दान कर दे, वो किसी को लोन पर दे दे, लेकिन किसान को पहली बार अपने आप को एहसास हुआ कि मैं लखपति में करोड़पति हो गया हूं। कभी किसान इसका कभी आवाज नहीं करता है। मतलब बहुत विषय है, लगभग बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हमारे 10 साल के काम, उनके 10 साल में जो भय था, जो भ्रष्टाचार था, वो लोग भूले नहीं। शहर के लोगों को पूछो, मंत्रियां हफ्ते ये होते थे कि नहीं होते थे? शहर के वो लोग बैठे थे, बताओ मंथली हफ्ते उगाई होते थे कि नहीं होते थे? कौन कौन जो इसका गवाह है बताओ? ये शहर के लोग नहीं बता रहे हैं। अब कोई मंथली और हफ्ते का नाम सुना है? नए जवान तो जानते ही नहीं मंथली क्या होती है, हफ्ते क्या होता है। वरना तो हफ्ता लेने वाला आता था, छोटा रेडी वाला भी, बड़ी वाला भी, वो भी जेब से पैसे निकाल के और साइड में हाथ में मुट्ठी बंद करके खड़ा हो जाता था और वो आता था, मुट्ठी डाल के पैसा ले जाता था, ना वो बोलता था ना वो बोलता था, घर में जाके बंटवारा करते थे। ये नौकरियां दिखती थी कि नहीं दिखती थी? हर एक नौकरी का रेट, पीएम का इतना, तहसीलदार का इतना, पटवारी का इतना, क्लास 1 का इतना, मास्टर का इतना, सबके रेट बने हुए। हमने आने के बाद एक ही विषय चला, क्या बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरी मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? जिनको लगता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची गांव के अंदर जादू की तरह सिर चढ़ के बोल रहा लोगों में, वो हाथ खड़े करके बताओ। इतने सारे गवाह और ये क्या कह रहे हैं? मीडिया में विषय चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर
हम आएंगे, हमको 2000 नौकरी मिलेगी, एमएलए को 50 तुझे देंगे, 20 तुझे देंगे, 10 तुझे देंगे, बांटते हैं रेवड़ियां, फिर हम लोग को दे कौन? मैं नहीं कह रहा, करो। मित्रों, वही जमाना फिर शुरू करेंगे कि नौकरी बिकने का काम या अपने अपने को नौकरी देने का काम ये फिर से शुरू करेंगे। क्या ये पद्धति अगर दोबारा बदलती है? आपको है मंजूर? आपको है मंजूर? नहीं है। नहीं है तो सावधान कर रहा। 10 साल में ये होश हो गए कि सरकार चलती कैसे है, शासन चलता कैसे है। कभी उन्होंने शासन चलाया नहीं, दबंगई करते थे। अगर सरकारी योजना के लिए लेने के लिए गरीब आदमी लाइन में लग जाता था, पहली बात तो लाइन में लगना नहीं होती, कोई लग जाए तो कोई मार के बाहर करते थे, है ना पता। तो ये दबंगई और ये धमकाना, हिंगा मस्ती, ये भारतीय जनता पार्टी में राज्य में कभी नहीं चली। हमने मतलब सबके हित में काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो बात आ रही थी ना, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये 2014 में मेरे चुनाव का नारा था कि हम हरियाणा के लोग हैं, सब हरियाणवी एक है। और ये लोग समाज के अलग अलग वर्गों को गालियां देते रहे, उनको अत्याचार करते रहे, और भयंकर अत्याचार करने का एक नमूना 1984 में हमारे सिख भाइयों ने देखा कि नहीं देखा? जो 1984 के गवाह हैं वो जरा हाथ खड़े कर दो। 1984 का पता है क्या किया? जिंदा व्यक्तियों के गले में जलते हुए टायर डाल करके उनको जान खत्म कर दी, हत्या कर दी। ये भूले नहीं है लोग अभी। और जो लोग मेरे भाई पश्चिमी पंजाब से आए हैं, मुझे व्यक्तिगत पीड़ा ये है, मैं मुख्यमंत्री के दायित्व के संवैधानिक दायित्व से बंधा हुआ था, मैं बोला कभी नहीं। लेकिन आज मुझे पीड़ा इस बात की, इन्होंने क्या कहा कि ये समाज, पुरुषार्थी समाज, जिसको पंजाबी समाज आप लोग कहते हैं, मैं उसको हरियाणवी पंजाबी कहता हूँ। मैं 2 शब्द जोड़ता हूँ, हरियाणवी पहले हैं, क्यों हरियाणा में रहते हैं। इनको कहा जहां से आए वहीं भेज देंगे। और एक गलत जो वाक्य बोला कि जिस बिल से निकले उस बिल में नाम करें, है ना याद आप लोगों को? ये बात किसने अखबार में पढ़ी सुनी है? रात ये मित्रों, ये इस समय अवसर है उस कांग्रेस के चरित्र का विरोध करने का। उसका कौन चेक करिए, ये कभी समाज को इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते। मुझे ने कहा कि जिस आदमी का अपना परिवार नहीं है उसको क्या पता पीड़ा क्या होगी परिवार की। 6 महीने तो सुन रहा, 6 महीने बाद मुझे कहना पड़ा कि जिस परिवार की आप बात करते हैं, जब बंदर बांट होती है तो भाई रोज आपको बैठ के सोचते हैं कितने किले किसके नाम, कितने करोड़ किसके नाम। मेरा वो परिवार तो नहीं है, भाई हैं, उनके परिवार हैं, बाकी सब हैं, लेकिन मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को अपना परिवार मानता हूं। ये परिवार है, इस परिवार की सेवा करने का असर ये मैंने कबूला और लगातार की है, बिना भेदभाव के की है। मित्रों, एक तीसरा तर्क और बताता हूं आपको, ये क्यों नहीं आ रहा, फिर मैं अगले विषय पर आऊंगा। ये नहीं आ रहे क्योंकि हरियाणा में 58 साल का हरियाणा, जैसे मैंने बताया, 2 साल छोड़ दें तो 56 साल ऐसे रहे हरियाणा के कि जिस पार्टी की सरकार सेंटर में होती है उसी पार्टी की सरकार, इतिहास है, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास पढ़ के देख लो। और 20 साल का नाम को याद ही होगा, 2004 में सेंटर में सरकार अटल जी के बाद किसकी बनी थी? मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार बनी थी ना 2004 में, थोड़ी ना। हरियाणा में किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। 2009 में सेंटर में किसकी बनी थी? जोर से बोलो।
कांग्रेस की। हरियाणा में किसकी बनी थी? और 2014 में सेंटर में किसकी बनी थी? बीजेपी की, मोदी जी की। और हरियाणा में किसकी बनी थी? बीजेपी की। 2019 में सेंटर में किसकी बनी थी? मोदी जी की, बीजेपी की। और हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में सेंटर में किसकी है? और फिर हरियाणा में ये जनता का मानस बता रहा है। जनता ये सोचती है कि हम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तभी ले सकते हैं कि जो आवाज, जो सरकार सेंटर में है जो प्रदेश में बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, उनको लाभ होगा। उदाहरण भी है, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आज देश में कई प्रांत ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं को, जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करते हैं। जैसे पंजाब लागू नहीं करते, हिमाचल लागू नहीं करते, दिल्ली लागू नहीं करते, कर्नाटक लागू नहीं करते, पश्चिम बंगाल लागू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये योजना सेंटर के आएंगी तो लाभ किसको होगा? किसको होगा लाभ इसका? बोलो जरूरी, जनता को। और अगर लागू नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? जनता को। आज हरियाणा की जनता जागरूक है। क्या हरियाणा की जनता अपना नुकसान कराना चाहेगी? नहीं कराना चाहेगी। इसलिए लाभ लेने के लिए सरकार किसकी बनाएगी? सरकार किसकी बनाएगी? अब ये मेरे तर्क है कि सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी। आपको विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो जनता को यही जाके बात बतानी है कि सरकार तो बीजेपी की बने। क्योंकि कांग्रेस वाले भी इनको बोलने के अलावा काम नहीं है, ऊंचा ऊंचा शोर मचाते हैं। इस शोर के अंदर किसी को आने की जरूरत नहीं। और मैं जो कह रहा था कि 2 लक्ष्य को मिला के एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बन रही है तो क्या टोहाना के विधायक के बिना बनेगी क्या? तो इसके लिए आपको टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली को जिताना हमारा लक्ष्य है। अब इसके लिए बहुत से विषय आपके सामने पहले आ गए हैं। हमारे जुझारू नेता, और ये जुझारू नेता जैसा इन्होंने कहा कि जब भी आए टोहाना के हित के लिए हमेशा हर योजना को हमें लाभ पहुंचाया, हर योजना का लाभ दिया, हर योजना। और आगे भी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनका स्थान वही होगा। हरियाणा का टोहाना के हित में जो यहां से आप लोगों की अपेक्षा होगी सब पूरी की जाएगी। और इसके लिए मेरी अपील ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहां पर बबली जी के लिए काम करेगा। क्योंकि बबली जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, मैंने दिलवाई है। इसमें कहीं कहीं कभी कभी सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बयानबाजी देखने को मिलती है। पहले तो अपील उनसे करूंगा कि अभी भी 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया तो आखिरी समय तक चल सकता है। इसको कैसे अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव कर लें। और पॉजिटिव नहीं करेंगे तो ऐसे सब कार्यक्रमों की पहचान हमारे पास है मित्रों। कभी कितना ही बड़ा कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन पार्टी के फैसले के साथ सबको चलना ही होगा, सबको चलना होगा। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने इतना ही विषय रखने आया हूं कि हमने हरियाणा में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अभी करना शेष है। अंग्रेजी में कहावत है, कभी सीमा नहीं आती है, स्काई इज द लिमिट। यानी किसी काम के लिए काम खत्म नहीं होते। हमारे रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा में ईज ऑफ लिविंग, हमारा रहन सहन कैसे आसान बने, हर परिवार के सिर पर छत कैसे हो, हाउसिंग फॉर ऑल, हर परिवार को पीने का पानी कैसे सुलभ हो, हर परिवार को बिजली का लाभ कैसे मिले। ये पहली बार हरियाणा सरकार बनी पिछले 10 सालों में
कि हर गांव में बिजली देने का हमारा प्रयास ये चल रहा है। आज 6,400 में से 5,960 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आ गई। लगभग 6,000। कुछ गांव छोटी मोटी टेक्निकल चीजें हैं, या तो पावर हाउस नहीं बना, या कहीं वायर नहीं है, या कहीं छोटा मोटा फॉल्ट है, तो वो सारे भी होने वाले हैं। मुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने लोगों से कहा था कि अब आपकी मांगें सब स्वीकार, लेकिन एक मांग मेरी है, वो ये है कि जितने लोग बिल नहीं भरते वो सब बिजली का बिल भरना शुरू करें। बहुत लोग मेरे से नाराज हो गए, आपने क्या कर दिया, इससे तो राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान हो जाएगा। हमने कहा मुझे हरियाणा की जनता को केवल राजनीति नहीं करनी है, इनका सोचने का स्तर भी ऊंचा उठाना है, हर किसी को ईमानदार दायरे में लाना है, हर किसी को ईमानदारी के दायरे में लाना है। तो मेरा परिचय कराते थे, ये मुख्यमंत्री बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, मैंने बंद किया, मेरा परिचय करना बंद करो। लेकिन क्यों, आप विशेषता नहीं, ये विशेषता सबकी बननी चाहिए। सबकी बनेंगी तो हम परिचय उसका कराएंगे कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी झूठा है, परिचय उस ढंग से उसका कराओ। ईमानदार आदमी को अलग निकाल के क्यों रहना है? क्या सारा समाज ईमानदार नहीं बन सकता? बन सकता है ना? सारा समाज मेहनती परिश्रम में नहीं बन सकता क्या? हम सब अपने अपने घर के लिए सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके रात को 10-11 बजे तक, चाहे दुकानदार हो, चाहे अपना खेती का काम करने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, सब मेहनत से काम करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन सबको मिलनी चाहिए। हरियाणा का व्यक्ति बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाला व्यक्ति है, दुनिया में सिक्का जमाने वाला व्यक्ति है, हरियाणा कम नहीं है।